हेलो दोस्तों, जैसा हम लोगों ने बात किया था कि जो हमारा पहला वीडियो था वो 1 से लेके 50 तक के प्रश्नों का व्याख्या, और जो दूसरा वीडियो होगा वो 51 से लेके 100 प्रश्नों की व्याख्या करेगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 51 नंबर प्रश्न से लेके 100 नंबर तक जो प्रश्न पूछे गए थे उन सारे प्रश्नों का विस्तृत और बहुत ही डिटेल में उसकी व्याख्या देखेंगे। ठीक है, तो पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है कि नई प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके ईंधन की बढ़ी हुई दक्षता से मनुष्य और पर्यावरण को कैसे लाभ होता है? तो देखिए, जब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा फ्यूल या ईंधन में तो उससे प्रदूषण में भी कमी आएगी और ईंधन की खपत में भी कमी आएगी। जैसे एक एग्जांपल लीजिए, एलपीजी। ठीक है, तो एलपीजी जो हम गैस सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं उनमें गैस जो होती है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होती है एलपीजी। तो इस गैस से प्रदूषण भी कम है और उसकी खपत में भी कमी आती है। ठीक है, तो उसका ऑप्शन होगा डी। 52 नंबर पे आते हैं, कौन नेपाल में हिमालय पर्वतमाला में एवरेस्ट बेस को फतह करने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय पर्वतारोहियों में से एक बन गया है? तो ये हैं रिधम ममानिया। ठीक है, ये 10 वर्ष इनकी उम्र है और ये मुंबई की रहने वाली हैं। कहाँ? मुंबई की रहने वाली हैं 10 वर्षीय स्केटर रिधम ममानिया। ठीक है, इन्होंने 5,364 मीटर की ऊंचाई 11 दिन में तय की है। ठीक है, और इनको आप देख सकते हैं, ये जो है तिरंगा लिए हुए खड़ी हैं, ये है रिधम ममानिया। ठीक है, नेक्स्ट, किस देश ने मई 2022 में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की? तो ब्रिक्स की जो बैठक हुई थी अभी वो चीन में हुई थी, और आपको पता होना चाहिए कि ये जो बैठक है वो 14th नंबर की थी। कौन सी? 14वें नंबर की। जो कहां पे आयोजित हुई थी ये देख लीजिए, ये 14th नंबर की ब्रिक्स समिट है जिसमें पांचों देश, ब्रिक्स में 5 देश हैं। कौन कौन से? ब्राजील, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। तो ब्रिक्स में जो शब्द हैं क्या हैं? BRICS। बी फॉर ब्राजील, आर फॉर रसिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना और एस फॉर साउथ अफ्रीका। तो ये जो 5 देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो चीन में मिले। ठीक है, तो ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की थी किसने? चीन ने। ओके, 54 नंबर पे आते हैं, सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस को देश नायक रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। एक्चुअली क्या है कि ये जो है काफी न्यूज में था अभी, और जैसा कि हम जानते हैं कि सुभाष चंद्र बोस की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्या? पराक्रम दिवस के रूप में। ठीक है, और इनका जन्म दिवस कब होता है? 23 जनवरी को। जो टीएमसी के नेता हैं, या ये कहें कि पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, उनका कहना यह था कि सुभाष चंद्र बोस को पराक्रम दिवस के रूप में न मना के हम लोग देश नायक दिवस के रूप में मनाएंगे। किसकी जयंती? सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती। और एक चीज और जान लीजिए आप लोग कि सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जो जयंती थी, 125वीं जयंती वो 23 जनवरी 2021 को मनाई गई। और इसी दिन भारत सरकार ने 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। ठीक है, तो इस प्रश्न के अनुसार सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा। ओके, 55 नंबर प्रश्न पे आते हैं, किस रियासत के खिलाफ अभियान को ऑपरेशन पोलो कूट नाम दिया गया? तो ये था हैदराबाद रियासत।
थोड़ी सी इंफॉर्मेशन और लेते हैं इसके बारे में। ओके, ऑपरेशन पोलो उस सैनिक अभियान को कहा जाता है जिसके बाद हैदराबाद और बराड़ की रियासत भारतीय संघ में शामिल हुई। इसकी जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि हैदराबाद के निजाम, देखिए निजाम का नाम याद रखना है, उस्मान अली खान और आसिफ जां सातवें ने देश के बंटवारे के बाद स्वतंत्र रहने का फैसला किया था। कौन? उस्मान अली खान, आसिफ जां सातवें ने, ठीक है। लेकिन उस समय गृह मंत्रालय था वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के अंडर में था और उन्होंने ऑपरेशन पोलो चलाया, जिससे इस निजाम की बात को नहीं मानी गई और हैदराबाद रियासत को, जो कि स्वतंत्र रूप से रहना चाह रहा था, उसको भारत के संघ में मिला लिया गया और उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन पोलो, ठीक है। नेक्स्ट, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे कम लोकसभा सीटें हैं? ठीक है, तो एक मैं आप लोग को यहाँ पे ये डेटा दिखाना चाह रहा हूं। यहाँ पे ये स्टेट हैं, ये राज्य हैं जिनमें लोकसभा की सीटें उनके सामने दी गई हैं। जैसे आंध्र प्रदेश में 25 सीट, असम में 14 सीट लोकसभा की, ये सीटों का आंकड़ा है। तो यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए गए हैं, ये दिए गए हैं गोवा, तेलंगाना, सिक्किम और उत्तराखंड। देखते हैं गोवा में कितनी सीट है। तो गोवा में 2 सीट है। तेलंगाना में कितनी सीट है? तेलंगाना में 17 लोकसभा सीट होती है। सिक्किम में है 1। उत्तराखंड में है 5। तो अब देखो 5, 17, 1, 2, तो सिक्किम में सबसे कम सीट है 1। तो इसका उत्तर क्या होगा? सिक्किम, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईएफटी का पूर्ण रूप क्या है? तो ईएफटी का पूर्ण रूप है इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर। एक्चुअली में जो हम लोग नेफ्ट करते हैं एनईएफटी, उसी का ईएफटी जो है वो दिया गया है और एनईएफटी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर। तो यहाँ पे केवल ईएफटी पूछा है, तो याद रखिए इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर। तो 57 का ए। ओके, 58 क्वेश्चन, बाफिन द्वीप किस देश में स्थित है? तो बाफिन द्वीप जो है वो आपको कनाडा में मिलेगा। तो इसकी हम लोग पिक देखते हैं। देखिए ये है कनाडा, ये है कनाडा, ठीक है। और कनाडा में आपको बैफिन आइलैंड जो है या बैफिन द्वीप जो है ये दिखाई पड़ेगा, ठीक है। ये देखिए ये है बैफिन द्वीप, ठीक है। अच्छा, कनाडा की जो कैपिटल है, कैपिटल क्या होती है कनाडा की? कनाडा की कैपिटल ओटावा, ये है ओटावा। देखिए यहां पे है ओटावा, ठीक है। और कनाडा के इधर ये नीचे क्या आ जाएगा? यूएसए, अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ठीक है। तो कनाडा में ये है बैफिन आइलैंड, बैफिन द्वीप, इसकी राजधानी ये ओटावा यहां पे हो गई। ओके, नेक्स्ट आते हैं, प्रेस की स्वतंत्रता भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत निहित है? तो देखिए जो हमें फंडामेंटल राइट दिए गए हैं, मौलिक अधिकार, उसमें प्रेस की स्वतंत्रता की भी बात की गई। तो प्रेस की स्वतंत्रता जो है मौलिक अधिकारों के अंतर्गत आएगा। तो कौन से मौलिक अधिकार के अंतर्गत आएगा? अनुच्छेद 19 में जो है प्रेस की स्वतंत्रता की बात की गई है, ठीक है। जो भी मौलिक अधिकार हैं, टोटल 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं, जिनकी व्याख्या जो है वो अनुच्छेद 12 से लेके 35 में की गई। तो ये 6 मौलिक अधिकार क्या क्या हैं उनको हम लोग देख लेते हैं। देखिए ये देखिए, पहला समता या समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से लेके 18 तक बात की गई है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद संख्या 19 से लेके 22 में की गई है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद संख्या 23 से 24 में की गई है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद संख्या 25 से 28 में की गई है। सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार की बात की गई है 29 से 30 में, ठीक है, 29 और 30 वाले में, ठीक है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है, ये है अनुच्छेद 32। तो यहां पे जो प्रश्न पूछा गया है प्रेस की स्वतंत्रता, तो देखिए स्वतंत्रता का अधिकार की बात किसमें? 19 से 22 में की गई है। लेकिन जब प्रेस की स्वतंत्रता की बात करेंगे आप लोग आर्टिकल 19 याद रखिएगा। तो उत्तर क्या होगा? ए। अब आते हैं 60वें नंबर प्रश्न पे, किस पंचायती वर्षीय योजना के बाद रोलिंग प्लान लागू किया गया?
तो रोलिंग प्लान आता है 1978 से 80 के बीच में, ठीक है। मतलब ये 2 साल रहता है, ठीक है। 78 टू 80 जो है वो रोलिंग प्लान चलता है, और 1974 से लेके 78 तक फिफ्थ 5 ईयर प्लान होता है, ठीक है। तो और 78 से लेके 80 तक रोलिंग प्लान। रोलिंग प्लान का कॉन्सेप्ट ये है कि एक एक वर्ष के लिए जो है वो प्लान आएगा, और एक एक वर्ष करके जो है वो 78 से स्टार्ट होता है और 80 तक चलता है, ठीक। और 1980 के बाद सिक्स्थ 5 ईयर प्लान आता है। कौन सा? सिक्स्थ 5 ईयर प्लान आता है, ठीक है। तो 1980 से लेके 85 तक हो गया सिक्स्थ 5 ईयर प्लान। 85 से 85 टू 97 5 ईयर प्लान। उसके बाद उसके बाद एक और चीज याद रखिएगा, 90 से 92 के बीच में फिर जो है वो डिस्टरबेंस होता है, ठीक है। अब आते हैं 61 पे। 1942 में जब भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था तो भारत का वायसराय कौन था? तो उस समय थे लॉर्ड लिलिंथगो। कौन? लॉर्ड लिलिंथगो। ओके, नेक्स्ट, बीसी राय पुरस्कार। बीसी राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो बीसी राय पुरस्कार जो है चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। इसका उत्तर है सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत शामिल किए गए हैं? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है 36 से 51। अभी हम लोगों ने देखा फंडामेंटल राइट क्या था। फंडामेंटल राइट 12 से लेके 35, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा? फंडामेंटल राइट के बाद डीपीएसपी, ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। राज्य के नीति निर्देशक तत्व 36 से लेके 51 में। अब आते हैं 64 पे। महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह कहां से शुरू किया था? तो गुजरात में साबरमती से स्टार्ट किया था नमक सत्याग्रह। सती प्रथा को किसके द्वारा समाप्त किया गया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा जो है सती प्रथा को समाप्त किया था, और इसमें भारत की तरफ से राजा राम मोहन राय थे। कौन? राजा राम मोहन राय, ठीक है। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की अधिकांश जनसंख्या जीविका के लिए किस क्षेत्र पर निर्भर थी? तो ब्रिटिश शासन हो चाहे अभी वर्तमान हो, उसमें अधिकांश जनसंख्या की जो जीविका का जो स्रोत है वो प्राथमिक क्षेत्र ही है। क्या? प्राइमरी सेक्टर। और प्राथमिक क्षेत्र क्या होते हैं? प्राथमिक क्षेत्र वो होते हैं जो कृषि और कृषि से संबंधित कार्य होते हैं, ठीक है। 67 पे आते हैं। उत्तर प्रदेश भारतीय संघ में कितने राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो यहां पे उत्तर होना चाहिए 9। देखते हैं, देखिए ये है हमारे भारत का नक्शा। इसमें उत्तर प्रदेश ये है उत्तर प्रदेश, ठीक है, ये है हमारा उत्तर प्रदेश, राइट। अब इससे सीमा लगने वाले जो राज्य हैं वो है, नॉर्थ में आपको मिलेगा उत्तराखंड, उत्तर में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। पश्चिम में क्या मिलेगा? हरियाणा और दिल्ली, उसके साथ साथ में राजस्थान। तो पश्चिम में 3 राज्य हो गए, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान। साउथ में मतलब दक्षिण में जो सीमा लगती है वो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की। पूर्व में क्या लगेगा? बिहार और झारखंड। तो टोटल कितने स्टेट हो गए? उत्तराखंड 1, हिमाचल प्रदेश 2, हरियाणा 3, दिल्ली 4, राजस्थान 5, मध्य प्रदेश 6, छत्तीसगढ़ 7, बिहार 8 और झारखंड 9। तो राज्यों की संख्या हो गई 9। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? कृषि पर आधारित है, ठीक। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है जो उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है? NH2, नेशनल हाईवे 2। निम्नलिखित में से किस अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक है? तो याद रखिएगा थारू, जो थारू ट्राइब है, ठीक, वो सबसे ज्यादा पाई जाती है उत्तर प्रदेश में। निम्नलिखित में से कौन सा जल डमरू मध्य भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है? ये है जिब्राल्टर का जल डमरू मध्य, ठीक है। इसकी पोजीशन थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। ये देखिए, ये स्टेट ऑफ जिब्राल्टर है, इधर मेटेरियन सी है, ये है मेटेरियन सी, और इधर जो है वो अटलांटिक ओशियन है।
इन दोनों को जोड़ने का जो काम करता है वो है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, जो कि प्रश्न था। इसके साथ साथ में एक चीज और याद रखिएगा, इधर आपको ये यूरोप को अलग करता है, यूरोप इधर और इधर अफ्रीका। तो दो कॉन्टिनेंट को अलग करने वाला भी जो स्टेट है वो क्या है, ये स्टेट ऑफ जिब्राल्टर है। अच्छा, एक और याद रखिए कि यहां पे कौन सा देश है यूरोप का, तो यहां पे हो गया स्पेन, तो यहां हो गया स्पेन, और यहां पे कौन सा देश हो गया, मोरक्को। क्या, मोरक्को, जिनको स्टेट ऑफ जिब्राल्टर अलग करता है। तो जब देश पूछे तो यूरोप का स्पेन और अफ्रीका का मोरक्को याद रखिएगा, ठीक है। अगर कॉन्टिनेंट पूछे तो एक तरफ यूरोप और दूसरी तरफ अफ्रीका याद रखिएगा। अगर ओशियन पूछे तो ये बताइएगा कि एक तरफ अटलांटिक ओशियन को और दूसरी तरफ मेडिटेरियन सी को जोड़ने का काम कौन करता है, स्टेट ऑफ जिब्राल्टर। ओके, अब आते हैं 72 नंबर पे। निम्नलिखित में से किसे उत्तर प्रदेश में मंदिरों के शहर के रूप में जाना जाता है, यह है वाराणसी, ए। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में आईटी शहर स्थापित किया जा रहा है कहां पे, कानपुर में। कानपुर में आईटी शहर जो स्थापित किया जा रहा है। 74, गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध, एक तरफ बांध दे दिया गया और दूसरी तरफ नदी। अब इसको जो है मैच करना है, तो गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध जो है रिहंद नदी पे, परीक्षा बांध जो है बेतवा नदी पे, जमनी बांध जो है जमनी नदी पे, और गोविंद सागर बांध जो है वो शहजाद नदी पे है। इस अनुसार जो सही कॉम्बिनेशन है वो है ए, ठीक है। इसका उत्तर हो गया ए। 75 नंबर, आप कंप्यूटर वायरस को कैसे पता लगा सकते हैं, तो कंप्यूटर वायरस को पता लगाने के लिए जब आप ईमेल खोलेंगे, ठीक, ईमेल अटैचमेंट, तो आपको वायरस पता चल जाएगा। नेक्स्ट, सेवेंटी सिक्स नंबर पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी योजना भारत में ग्रामीण सड़क संपर्क विकास के लिए जिम्मेदार है, तो ये है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। थोड़ा सा हम लोग प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के बारे में जानकारी लेते हैं। तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ने भारत से जो असंबद्ध गांवों को अच्छी सड़क संपर्क प्रदान करने के लिए, ये जो है एक राष्ट्रव्यापी योजना है। राष्ट्रव्यापी योजना का मतलब कि पूरे राष्ट्र में, पूरे देश में ये योजना कार्यान्वित है। तो अच्छा, इसमें कौन से जो है वो बस्तियों को सिलेक्ट किया जाता है, तो ध्यान दीजिए, वे बस्तियां जो मैदानी क्षेत्र में है, जिनकी पॉपुलेशन 500 से ज्यादा है, और पहाड़ी क्षेत्रों में जिनकी आबादी 250 से ज्यादा है, उनको जो है वो कनेक्ट करना है सड़कों से, ठीक है। और यह योजना जो है सन 2000 में प्रारंभ होती है, और उस समय भारत के जो प्रधानमंत्री होते हैं वो होते हैं अटल बिहारी वाजपेयी। तो अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा ये योजना सन 2000 में प्रारंभ की गई थी। 77 पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस योजना का उद्देश्य पूरे देश में महिला स्व सहायता मॉडल को सशक्त बनाना था। देखिए यहाँ पे था पूछ रहा है, ठीक है। तो ये योजना जो है वो राष्ट्रीय ग्रामीण विकास फेलोशिप योजना थी, ठीक है, ए। अब आते हैं 78 नंबर पे। निम्नलिखित में से कौन सी योजना के तहत किसी भी ग्रामीण परिवार के वयस्क को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों के रोजगारी की गारंटी दी जाती है जो अकुशल शारीरिक कार्य करने के इच्छुक हैं। तो इसका उत्तर है रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, नरेगा या मनरेगा, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। मनरेगा जो है पहले नरेगा के नाम से जाना जाता था, एम बाद में जुड़ा, उसकी मैं कहानी बताता हूं। तो नरेगा जो तो वो होता है वो 7 सितंबर 2005 को अधिनियमित किया जाता है, मतलब ये कानून बनता है, और इस कानून के तहत जो है वो 100 दिन का रोजगार देने का निर्णय लिया जाता है, ठीक है। इसके साथ में एक चीज और याद रखिएगा कि मनरेगा जो है वो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ये बनता है, या ये कहा जाए इसका जो नाम रखा जाता है वो 2 अक्टूबर 2009 को रखा जाता है। क्या, मनरेगा, ठीक है। नेक्स्ट, भारत सरकार की निम्नलिखित में से कौन सी योजना विधवाओं, बुजुर्गों, विकलांग लोगों को पेंशन के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करती है, तो इसका नाम है एनएसएपी। एनएसएपी फुल फॉर्म क्या होगा एनएसएपी का, नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम,
अब आते हैं 80 नंबर प्रश्न पे। निम्नलिखित में से किस योजना का उद्देश्य भारत में ग्रामीण गरीब लोगों को आवास प्रदान करना था? ठीक है, तो ये है प्रधानमंत्री आवास योजना। कौन सा? ग्रामीण। थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं। देखिए, इस योजना का प्रारंभ 1 अप्रैल 2016 को होता है। मंत्रालय कौन सा होगा? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, तो मंत्रालय है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। प्रारंभ कब से है ये? 1 अप्रैल 2016 से। अब इसमें होता क्या है? इसमें घर निर्माण के लिए 1,20,000 रुपए से लेके 1,30,000 रुपए की राशि दी जाती है। और ये राशि जो है वो एक बार में नहीं दी जाती है, 3 बराबर बराबर किस्तों में प्रदान की जाती है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत सरकार के निम्नलिखित में से कौन सी योजना ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में युवाओं के प्रवास को रोकने का प्रस्ताव करती है? तो ये है संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। कौन सी? संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। देखिए, जो संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना है ये 1989 में आरंभ होती है। ठीक है, और इस योजना को 2016 में मनरेगा के अंतर्गत मिला दिया गया। अभी जैसे हम लोगों ने बात किया ना मनरेगा, तो 2016 में संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना 2022 को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम के अंतर्गत मिला लिया गया है। ठीक है, अब इस योजना में होता क्या है? तो इस योजना को रोजगार आश्वासन योजना या जवाहर ग्राम समृद्धि योजना को मिलाकर बनाया गया था। सरकार द्वारा इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण गरीबों को भोजन रोजगार प्रदान किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे नागरिकों को मजदूरी और खाद्य धन प्रदान किया जाता है। तो ये थोड़ी इंफॉर्मेशन याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, एक्चुअली में ये सब एडिशनल इंफॉर्मेशन इसलिए दी जाती है कि ईपी दी जा रही है क्योंकि ईपी ट्रिपल एससी के द्वारा आगे सितंबर में पीईटी का एग्जाम होना है। और पीटी के एग्जाम में जो प्रश्नों का आधार होगा वो बहुत कुछ जो 31 जुलाई 2022 को लेखपाल की ये जो परीक्षा हुई है उसमें जो प्रश्न पूछे गए हैं, बहुत कुछ आधार या ये कहा जाए कि बहुत कुछ जो प्रश्न होंगे वो इसी तरीके से आएंगे। तो कम से कम ये जो 100 प्रश्न हैं उनको आप अपने दिमाग में एकदम सॉलिडिफाई कर लीजिए, बहुत अच्छी तरीके से जान लीजिए कि कौन से प्रश्न जो है वो कहां से आ रहे हैं। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित है? तो इसको जो है मेरठ में स्थापित किया गया है, याद रखिएगा मेरठ। 83 निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर प्रदेश द्वारा की गई ई स्वास्थ्य पहल है? तो ये है HMIS स्वास्थ्य प्रबंधन सूचना तंत्र ए। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से भारत सरकार की किस योजना का मुख्य उद्देश्य बालिकाओं के उत्तरजीविता को सुनिश्चित करना है? तो ये है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ऑप्शन बी। UPRRDA यूपी ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी की स्थापना कब की गई थी? तो ये है 2003 में। क्या याद रखेंगे? 2003। ठीक है, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2 किस वर्ष शुरू किया गया था? तो ये 2020 में। ठीक है, इसकी शुरुआत 2020 में की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किस संस्थान का मिशन भूमि संसाधनों के स्वास्थ्य और उत्पादकता को एक स्थायी तरीके से संरक्षित करना और सभी संभावित खेती योग्य भूमि की रक्षा पुनर्वास और पुनः उत्पन्न करना था? तो ये था उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम का काम। ठीक है, उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम, इसका उत्तर है ए। 88 पे आते हैं। भूमि सुधार निगम के तहत स्थापित FFS का फुल फॉर्म क्या है? ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म है फार्मर फील्ड स्कूल। फार्मर फील्ड स्कूल। ओके, केंद्र सरकार की निम्नलिखित में से कौन सी योजना धुआं मुक्त ग्रामीण भारत की परिकल्पना करती है? तो धुआं मुक्त ग्रामीण भारत की परिकल्पना कौन सी योजना है? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। ठीक है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो कि 2016 में बलिया जिला से प्रारंभ की गई थी। ठीक है, इसमें LPG गैस सिलेंडर के कनेक्शन को देने की बात की गई थी। ठीक है, ओके, इसका ऑप्शन है सी। अब आते हैं 90 नंबर पे।
ग्रामीण क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए 2021 में निम्नलिखित में कौन सी योजना शुरू की गई थी? तो ये थी यूपी मातृभूमि योजना ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी योजना दुर्व्यापार और व्यावसायिक यौन शोषण के पीड़ितों के दुर्व्यापार की रोकथाम और बचाव, पुनर्वास और पुनः एकीकरण के लिए उत्तरदायी है? तो ये योजना का नाम है उज्ज्वला योजना। ठीक है, ये देखिए, ये है उज्ज्वला योजना। ठीक है, उज्ज्वला योजना को जिस मंत्रालय ने लागू किया था, यह है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। क्या? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, जब आप इसकी वेबसाइट पे जाएंगे और उज्ज्वला स्कीम डालेंगे तो उसमें साफ लिखा है कि उज्ज्वला स्कीम अ कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम फॉर प्रिवेंशन ऑफ ट्रैफिकिंग and rescue, rehabilitation and reintegration of victims of trafficking and commercial sexual exploitation। ये जो बात यहाँ पे जो लिखी गई है, कहाँ? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की वेबसाइट पे हूबहू इसी को आपके प्रश्न में चिपका दिया गया है। देखिए, इसकी इंग्लिश में देखिएगा, which of the following scheme is for prevention of trafficking and rescue, rehabilitation and reintegration of victims of trafficking and commercial sexual exploitation? और था क्या? ये देखिए, सेम टू सेम। तो यहां पे ये चीज दिखाने का मेरा तात्पर्य ये है कि हमें जो योजनाएं हैं उनको देखने के लिए, या जो स्कीम्स हैं उनके लिए प्लीज एंड प्लीज आप गवर्नमेंट की वेबसाइट जाके जरूर चेक कीजिए। ठीक है, जाकर चेक कीजिए। ठीक है, और एक और चीज याद रखिए, गवर्नमेंट की वेबसाइट से मतलब यहां पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक है, सेंटर की और स्टेट की, ठीक है, दोनों की वेबसाइट जो है चेक करते रहना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 91 हो गया। अब आते हैं हम लोग 92 पे। 92 प्रश्न जो हमारा है वो है उस्ताद योजना से। ठीक है, तो इस प्रश्न को थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। 1 सेकेंड। अब आते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 92 पे। तो प्रश्न यह है कि निम्नलिखित में से कौन सी योजना हमारे देश के पारंपरिक कलाओं, शिल्पों के संरक्षण और अल्पसंख्यक समुदायों के पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों की क्षमता निर्माण के लिए है? तो ये योजना है उस्ताद योजना। कौन सी? उस्ताद योजना। अब थोड़ी सी जानकारी लेते हैं कि ये उस्ताद योजना के क्या क्या डायमेंशंस हैं। तो ये देखिए, उस्ताद का तो पहले पूरा नाम जान लीजिए कि उस्ताद का पूरा नाम है क्या। तो उस्ताद का पूरा नाम है अपग्रेडिंग द स्किल्स एंड ट्रेनिंग इन ट्रेडिशनल आर्ट्स ड्राफ्ट्स फॉर डेवलपमेंट। ये है उस्ताद का फुल फॉर्म। दूसरी इंफॉर्मेशन, यह योजना 2015 में लॉन्च की जाती है और ये योजना याद रखिएगा कहां से स्टार्ट होती है? वाराणसी से। ठीक है, वाराणसी से ये योजना को लॉन्च किया जाता है। कब? 2015 में। यह योजना अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जाती है। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी से है ये स्कीम। यह एक सेंट्रल स्कीम है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, मतलब इंडियन गवर्नमेंट का इसका पूरा ध्यान रहता है और यह योजना पूरे भारत में लागू है। ठीक है, ओके, 93 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी योजना गैर कृषि गतिविधियों में, ध्यान दीजिएगा, गैर कृषि गतिविधियों में महिलाओं के उद्यमशीलता कौशल के विकास के माध्यम से महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण का प्रावधान करती है? तो ये योजना है ट्रेड। अब ये ट्रेड योजना क्या है, थोड़ा और डिटेल में जानते हैं। देखिए, ये जो है महिलाओं के लिए व्यापार संबंधी उद्यमिता सहायता और विकास योजना है। ठीक है, अब ट्रेड का फुल फॉर्म क्या है उसको देखते हैं। तो ट्रेड का फुल फॉर्म है
ट्रेड रिलेटेड एंटरप्रेन्योरशिप असिस्टेंस एंड डेवलपमेंट। ओके, अब आते हैं 94 नंबर प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय नोडल विभाग आजीविका राष्ट्रीय आजीविका मिशन को संभालता है? तो ये है मिनिस्ट्री ग्रामीण विकास मंत्रालय, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। नेक्स्ट, सौर फोटोवोल्टिक सिंचाई पंप योजना के तहत छोटे और सीमांत किसान केंद्र सरकार की सब्सिडी के अलावा 1800 वाट सरफेस सोलर पंप के लिए कितने अनुदान के पात्र हैं? तो ये है 30%। ओके, 96 नंबर पे आते हैं। कन्या विद्याधन योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर परिवार की लड़कियां जो हाई स्कूल पास को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए एक मुफ्त राशि प्रदान की जाती है, तो ये राशि है 30,000 रुपए, ठीक है, 30,000 रुपए। अच्छा, जो अभी हमने बात किया था ये ट्रेड योजना के बारे में, जिसका फुल फॉर्म था ट्रेड रिलेटेड एंटरप्रेन्योरशिप असिस्टेंस एंड डेवलपमेंट। अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो योजना है कौन सा मंत्रालय जो है वो लागू किए है या किस मंत्रालय के द्वारा ये नियंत्रण में है, तो मंत्रालय का नाम आपको याद रखना है सूक्ष्म लघु और मध्यम मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। 97 नंबर का प्रश्न है कि स्वच्छ भारत मिशन को निम्नलिखित में से किस मंत्रालय नोडल विभाग द्वारा नियंत्रित किया जाता है? देखा, यहां पे योजनाएं तो पूछ ही रहे हैं, साथ में ये भी पूछ रहे हैं कि वो किस मंत्रालय से संबंधित है। तो एक आइडिया तो लगा इन प्रश्नों को करने से कि हमें जो है योजना भी याद रखनी है, ये योजना कब से चल रही है, किसके लिए है और कौन सा मंत्रालय उसको कंट्रोल करता है या रेगुलेट करता है या किस मंत्रालय के अधीन में वो योजना चलाई जा रही है। तो इन सारी बातों का समावेश करते हुए हमें जो है अपनी तैयारी रखनी है, और तैयारी ऐसी रखनी है कि हमें जो है फिर कट ऑफ देखने की नौबत ना आए। ओके, तो 97 नंबर का प्रश्न है स्वच्छ भारत मिशन को निम्नलिखित में से किस मंत्रालय नोडल विभाग के द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो ये मंत्रालय है पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय। ऑप्शन है बी, मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। अब आते हैं 98 नंबर पे। निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थाओं में प्रसव के लिए आने वाली गर्भवती महिलाओं को मुफ्त में आने जाने के लिए परिवहन, ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी, मुफ्त दवाएं, फ्री मेडिसिन, मुफ्त निदान, मुफ्त रक्त और मुफ्त आहार प्रदान करती है? तो ये है JSSK, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, ऑप्शन ए। अब आते हैं 99 नंबर पे। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय या नोडल विभाग के केंद्र में एकीकृत बाल विकास सेवा? देखो, ये अभी जो है 97 नंबर वाला भी प्रश्न किससे मंत्रालय से पूछा। अब ये 99 नंबर का प्रश्न ये भी मंत्रालय से पूछ रहा है। क्या पूछा है इन्होंने? निम्नलिखित में से किस मंत्रालय या नोडल विभाग के केंद्र में एकीकृत बाल विकास सेवा योजना के कार्यान्वयन की प्राथमिक जिम्मेदारी है? इसको इंग्लिश में बोलते हैं ICDS, ठीक, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस। तो ये आता है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, ठीक है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, इसका ऑप्शन होगा डी। और अभी हम लोग जो है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय किस में देखा था हम लोगों ने? उज्ज्वला स्कीम में, ठीक है। अब आते हैं अंतिम प्रश्न 100वें नंबर पे, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी योजना पंचायत राज मंत्रालय, देखिए क्या बोल रहा है, पंचायत राज मंत्रालय द्वारा गांवों की आबादी के सर्वेक्षण और ग्राम क्षेत्रों में उन्नत प्रौद्योगिकी, ठीक है, उन्नत प्रौद्योगिकी के साथ मानचित्रण के लिए है? तो इस योजना का नाम है स्वामित्व योजना, ठीक है। स्वामित्व योजना को थोड़ा आप लोग देख लीजिए इस चित्र में। देखिए अभी जो है हाल फिलहाल में स्वामित्व योजना को 1 साल जो है वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। और ये जो प्रश्न दिया गया था उसमें बोला गया था ना कि अति आधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना। ये देखिए आधुनिक टेक्नोलॉजी के मदद से देश के गांवों में विकास और विश्वास का नया मंत्र क्या है? स्वामित्व योजना। अब
मिनिस्ट्री को भी आपको याद रखना है क्या, पंचायती राज मंत्रालय, ठीक है, क्योंकि मंत्रालय बेस्ड क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं, तो इस तरीके से हम लोग याद रखेंगे, ठीक है। और इसके साथ में जो स्वामित्व योजना है, इसकी जो टैगलाइन में क्या चल रही है, इंश्योरिंग लैंड राइट्स ऑनरशिप टू रूरल इंडियंस, ठीक है। तो ग्रामीणों के भूमि अधिकार व स्वामित्व सुनिश्चित करना भी स्वामित्व योजना का काम है। तो ये था हमारा 51 से लेके 100 प्रश्नों की व्याख्या, ठीक है। 51 से लेके 100 प्रश्नों की व्याख्या, बाकी के जो प्रश्न थे वो हमारे पहले वीडियो में पहले ही आ चुका है, जिसमें हमने 1 से लेके 50 प्रश्नों की व्याख्या की थी। तो इन प्रश्नों को सॉल्व करने के बाद हमें ये एक आइडिया लग गया है कि हमें अपनी तैयारी कैसे करनी है, वो मैथ के क्वेश्चन हो, जीएस के क्वेश्चन हो, जीके के क्वेश्चन हो, करंट अफेयर के क्वेश्चन हो। एक और चीज मैं बता दूं, करंट अफेयर अक्सर जो है स्टूडेंट्स पूछते हैं कि कितने महीने का पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो महीने का तो कॉन्सेप्ट 3 से 4 महीने, वो भी कौन से, जैसे मान लिया कि आपका एग्जाम अगर अगस्त महीने में है, अगस्त महीने में, तो बस केवल 20 और मतलब केवल एक महीना छोड़ दिए, लगभग जुलाई तक का करंट अफेयर, क्योंकि मैं देख रहा हूं जस्ट पिछले महीने में जो भी घटनाएं हुई रहती हैं वहां तक के करंट अफेयर में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। तो करंट अफेयर के लिए ज़्यादा नहीं परेशान हुआ जाता है, जो आपके जो स्टैटिक पोर्शन हैं, जैसे कि मैथ और डीआई ग्राफ के क्वेश्चंस, जीएस में हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी एंड इकोनॉमिक्स, ठीक। इसके साथ में अगर साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, उससे संबंधित प्रश्न हैं, ठीक है। तो उनको जो है आप गहराई से पढ़िए, ठीक। और मुश्किल से 3 या 4 महीने के पिछले महीने के जो करंट अफेयर है उनको देखिए, ठीक है। तो तब तक के लिए धन्यवाद, ओके, थैंक यू।